हेलो दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा आज आप सभी लोगों का ग्रेट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पार्ट सिक्स की ओर बढ़ेंगे, मतलब लेक्चर 6 की ओर बढ़ेंगे। पहले पार्ट 5 में हमने 1858 का अधिनियम देखे थे और आज हम 1861 का अधिनियम देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको 1858 का अधिनियम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आज 1861 का अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, 1861 का अधिनियम। ठीक है, अगर आपने 1858 के अधिनियम को नहीं देखा है तो आप पार्ट 5 में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें मुख्य कार्य क्या हुआ। देखो, हर एक्ट के हम सिर्फ ओनली मुख्य कार्य ही देख रहे हैं क्योंकि बाकी ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता। तो इसका सबसे पहले क्या हुआ था, बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ जो थी उन्हें वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों की बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति वापस कर दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अब ये केंद्रीयकरण कब हुआ था, तो मतलब ये लिखा है बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियाँ जो थी, विधायी शक्ति वापस कर दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो विकेंद्रीकरण मतलब जो पहले 1833 का एक्ट पढ़े थे, तो जो प्रेसिडेंसियां थी इधर जो भी प्रेसिडेंसियां थी उनकी सारी शक्तियों को एकीकृत कर दिया गया। अब एकीकृत कर दिया गया मतलब सारी पावर जो है सेंट्रलाइज कर दी, केंद्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, अब जो है जो शक्तियां थी उनका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। जैसे अब ये शक्तियां इनके पास भी हो गई, इनके पास भी हो गई। कानून निर्माण की जो विधि निर्माण करते थे, कानून निर्माण, तो अब जो है जो बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियां थी उनकी विधायी शक्तियां वापस कर दी, मतलब कानून निर्माण की शक्ति वापस कर दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी। लेकिन 1833 में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, मतलब सारी जो शक्तियां थी उन्हें केंद्र में कर दिया गया था। जो बंगाल का गवर्नर था, सारी शक्तियां बंगाल प्रेसिडेंसी में निहित कर दी गई थी। ठीक, और अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। आज भारत की भी स्थिति विकेंद्रीकरण की है क्योंकि पूर्णतया नहीं है। केंद्र के पास, राज्य के पास लगभग में पावर होती है, और लेकिन जो केंद्र सरकार है उसके पास भी पावर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जो बंगाल था, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFA, जो बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत थी। ठीक है, और बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में
बंगाल पंजाब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधायिका का निर्माण किया। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई है तो अब लगभग में हर प्रेसिडेंसी के पास पावर तो होनी चाहिए। तो ये वाला इलाका वो वाला है अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला इलाका, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। अफगानिस्तान बलूचिस्तान ये उधर का है, पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला एक है, ठीक है। अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो बंगाल पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधायिका का निर्माण किया, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, निर्माण किया या आदेश दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया होगा, आदेश दिया, ठीक है। बंगाल पंजाब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधायिका के मतलब प्रांत में विधायिका निर्माण का आदेश दिया। विधायिका निर्माण करने के लिए आदेश दिया, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, इसने जो कैनिंग द्वारा या कैनिंग ने कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो व्यवस्था। कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो व्यवस्था या इसको कहते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को मंजूरी दी गई। किस एक्ट के तहत? 1861 के तहत मंजूरी दी गई। कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को मंजूरी दी गई। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय विधायिका में पहली बार भारतीयों को चुनकर विधायी शक्ति में शामिल किया गया। अगला पॉइंट क्या है, जो केंद्रीय विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका में पहली बार भारतीयों को चुनकर केंद्रीय विधायिका में पहली बार भारतीयों को चुनकर केंद्रीय विधायिका में पहली बार भारतीयों को चुनकर विधायिका में मतलब केंद्रीय विधायिका में पहली बार भारतीयों को चुनकर विधायी कार्यों में शामिल किया। विधायी कार्यों में शामिल किया। केंद्रीय विधायिका में पहली बार भारतीयों को चुनकर विधायी कार्यों में शामिल किया। अब इसे रफ किए दे रहे हैं, बाद में बताते हैं, ठीक है। इस वाले को रखते हैं क्योंकि इसके बारे में अब बात करनी है। तो सबसे पहले कौन कौन चुने गए उन्हें देखते हैं, शामिल किया गया। तो भारतीयों
जो भारतीय थे उन 3 कैंडिडेट जान लो चुने गए, 3 कैंडिडेट। अब ये ऊपर से नहीं आए, नीचे से, क्योंकि इसका जान लो नीचे है, ठीक है। तो 3 भारतीय सबसे पहले चुने गए, 3 भारतीय चुने गए। कौन कौन थे उनका नाम लिख लेते हैं। एक थे बनारस के राजा, बनारस के राजा, एक थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज, दूसरे थे पटियाला के महाराज, और तीसरे कौन थे? सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। इनकी स्थिति क्या थी? देखो, केंद्रीय विधायिका में पहली बार भारतीयों को चुनकर विधायी कार्यों में शामिल तो कर लिया गया, बट इनकी स्थिति क्या थी? गांधी जी के 3 मंत्र, बस इनको कुर्सी दे दी गई, बट इनके जान लो कोई वैल्यू नहीं थी। कुर्सी पर बैठा दिया गया कि हाँ हम लोग चुने हैं, भारतीयों की भी अपने जो कार्य हैं कानून बनाते हैं उसमें शामिल किए हैं, बट इनकी जान लो कोई वैल्यू नहीं थी। गांधी जी के 3 बंदर, ना बुरा सुनेंगे, ना कहेंगे, ना बोलेंगे, ऐसी स्थिति थी इनकी, ठीक। और वायसराय को, इसमें दूसरा पॉइंट क्या था? जो वायसराय है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, करने की शक्ति दी गई। तो इसके इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो ये ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट लग रहा है 3 नंबर कि 3 जो भारतीय चुनेंगे तो कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, सर दिनकर राव। तो इनकी स्थिति क्या है? गांधी जी के 3 बंदर लिखे ना बुरा कहेंगे, ठीक है, ना कहेंगे, ना सुनेंगे, ना देखेंगे। तो बस इनकी कुर्सी ही पर बैठा दिया गया था, बाकी इनका कोई वो नहीं था। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए, 6 माह तक, 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था, ठीक है। और केंद्रीय विधायिका में पहली बार भारतीयों को चुनकर विधायी कार्यों में शामिल किया गया। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम चलेंगे 1892 के अधिनियम की ओर, ठीक है। तो इसे रफ कर देते हैं, फिर चलते हैं 1892 के अधिनियम में। इसी को अब तक रफ कर दे रहे हैं। 1892 का अधिनियम, ठीक। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें पहला कार्य क्या हुआ था? जो सबसे पहले इसे देख लेते थे, इसे प्रस्तुत किसने किया था, किसके कारण ये आया था आखिर। तो ये किस कारण आया था, मतलब किसकी सिफारिश पर आया था? तो ये डफरिन समिति के सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने संसद में पारित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डफरिन समिति के सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। तो ये कौन सी समिति थी जो जिसके कारण यह पारित? डफरिन समिति, के सिफारिश पर ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसे याद रखना कि 1892 का अधिनियम किसके सिफारिश पर आया, या कौन सी समिति के सिफारिश पर?
प्रस्तुत किया गया। तो कौन सी समिति थी? डफरिन समिति। ठीक है, तो ये ज़्यादा है। अब 1858 के बाद लगभग में अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका महत्व कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो इसे याद रखना जरूर। 1892 का अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर पारित हुआ? तो डफरिन समिति के सिफारिश पर ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है? जो केंद्रीय व प्रांतीय विधायिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका, केंद्रीय और विधायिका परिषद और विधायिका में केंद्रीय, क्या लिख रहे हैं कभी कभी ध्यान, केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका में, मतलब विधायिका में गैर सरकारी सदस्य। इसका मतलब समझना भी, ये गैर सरकारी का मतलब क्या है? मतलब गैर सरकारी मतलब जो ब्रिटिश सरकार या जो अंग्रेज थे उन्हें सरकारी सदस्य मान लो कहा जाता था, जितने भी भारतीय थे उन्हें गैर सरकारी सदस्य बोला था। तो जहां पर गैर सरकारी सदस्य आए जाना वो भारतीय है। ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीय। तो जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। उम्मीद कर सकता हूँ आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। जो मतलब केंद्रीय विधायिका थी और प्रांतीय। केंद्रीय मतलब जो मुख्य होती है, प्रांतीय जो प्रांत होते हैं जैसे राज्य, और केंद्र पूरा भारत जान लो केंद्र है और उसकी राजधानी दिल्ली। ठीक है, केंद्र, और बाकी जो प्रांत मतलब राज्य। तो जो केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका थी उनमें जो गैर सरकारी सदस्य थे विधायिका में, गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? तो 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था? अप्रत्यक्ष प्रणाली या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस प्रणाली को हम आंशिक प्रणाली भी कहते हैं। मतलब अगर आंशिक प्रणाली लिखा है तब भी ना कंफ्यूज होना। आंशिक प्रणाली, सीमित प्रणाली, ये इसके दो अदर नाम है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, आंशिक प्रणाली, सीमित प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक, यह मुख्य पॉइंट है, जिससे भारतीयों को चुनने के लिए जो विधायिका में चुने जाएंगे। तो ये किस लिए? जो भारतीय थे उनको चुनने के लिए, जो भारतीय थे उनको चुनने के लिए कि कौन विधायिका में जाएंगे। तो जो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा चुने जाते थे उन्हें विधायिका में भेजा जाता था। ठीक है, तो यह अप्रत्यक्ष प्रणाली किस लिए शुरुआत हुई? भारतीयों को चुनने के लिए, विधायी परिषद में जो जाएंगे उनको चुनने के लिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसे आप उसमें भी पढ़ते हो बजट के चैप्टर में, कि 1892 के में गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर बहस करने की छूट दी गई। ठीक,
या अधिकार मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। किस अधिनियम में? 1892 में। 1892 का अधिनियम डफरिन समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका में गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। किस एक्ट के तहत? 1892 के तहत। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। किस लिए? जो विधायिका थी उसमें चुनने के लिए लोगों को, तो उसमें चुनने के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे हम दो अलग नामों से जानते हैं, या उसको उपनाम समझो तो इसको कहते हैं हम आंशिक प्रणाली भी कहते हैं, सीमित प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। और इस एक्ट में क्या हुआ था? जो गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इसमें 1892 के एक्ट में जो गैर सरकारी सदस्य थे, मतलब भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम में दिया गया, ठीक है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे आंशिक प्रणाली भी कहते हैं और सीमित प्रणाली भी कहते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका में सरकारी सदस्यों, गैर सरकारी सदस्य जो थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई, मतलब भारतीयों की संख्या में, जो भारतीय सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। और ये किस 1892 का अधिनियम किसकी सिफारिश पर पारित किया गया? डफरिन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो दोस्तों, ये अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।